अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पे डॉक्टर सईद। आज हम बात करेंगे ईरान वॉर के ऊपर। और यकीनन ये वॉर जो कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, आगे बढ़ रही है और अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने ब्रूट फोर्स, मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स किया अगेंस्ट ईरान। हज़ारों की तादाद में स्ट्राइक्स की और हिट किया टारगेट्स को ईरान के अंदर, यहाँ तक कि उनकी टॉप लीडरशिप, चाहे वो सुप्रीम लीडर थे, फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे, या उसके अलावा जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप थी, उसको उन्होंने टारगेट किया। और दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल में टारगेट्स को हिट किया और फिर साथ में गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको भी टारगेट किया। तो यकीनन जंग अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है। अब इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स क्या हैं और वो किस तरीका से इम्पैक्ट कर रहे होंगे रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे, ये है जनाब आज का हमारा मौजू। और यकीनन बहुत अहम है, क्योंकि न सिर्फ इससे हमें मौजूदा सूरत हाल का पता चलेगा, बल्कि किस तरीका से दुनिया रिस्पॉन्ड करेगी उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जो कि अभी इवॉल्व हो रहा है। तमाम रियासतों के, तमाम स्टेक होल्डर्स के अपने अपने मफादात होते हैं और उसी की बुनियाद पे वो पॉलिसी बना रहे होते हैं। तो जो कुछ भी मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट तमाम स्टेक होल्डर्स पे आ रहा होगा। जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, मैं समझता हूं कि 4 बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं जो कि हमें नजर आते हैं मिडल ईस्ट में इस ईरान वॉर की सूरत में। सबसे पहला जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जनाब, मुझे लगता है कि वो जो रीजनल डेटरेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर नुमाया तब्दीली आई है। इससे पहले ईरान और इजराइल इनडायरेक्ट वॉरफेयर में एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे, प्रॉक्सी वॉरफेयर थी। बट दिस टाइम चाहे वो 2025 की 12 डेज वॉर की सूरत में हो, चाहे इस वॉर की सूरत में हो जो कि अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका आगाज 26 फरवरी 2026 को हुआ था, यकीनन उस जो डिटरेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था उसके अंदर नुमाया तब्दीली की निशानदही करता है। और डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, न सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है बल्कि ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल है जनाब, मैसिव यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पहला जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है, सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है जो कि हम देख सकते हैं। और ये जो शिफ्ट है ये यकीनन खित्ता के जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो कि अगले कई सालों में, दिहाइयों में हम देख रहे होंगे, उसके ऊपर भी असरअंदाज हो रहा होगा। जो दूसरी बड़ी चीज है, जो दूसरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है या जो इंपैक्ट है, वो है जनाब अलायंस सिस्टम के ऊपर। इब्राहिम एकॉर्ड के बाद हम देखते हैं कि कुछ गल्फ कंट्रीज उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए इजराइल के साथ, और यकीनन उनके बीच में एक शराकत को ऑब्जर्व किया जा सकता था, लेकिन वो शराकत दारी इम्प्लिसिट थी। इस ईरान वॉर के बाद ये जो शराकत दारी है और ये जो रवाबित हैं गल्फ कंट्रीज और इजराइल के बीच में, आप देख रहे होंगे कि वो एक्सप्लिसिटली एक अलायंस सिस्टम की सूरत इख्तियार कर रहे होंगे और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और इसमें यकीनन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो गल्फ कंट्रीज के साथ मिलके वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा होगा। और इसी तनाजर में जो बाकी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो चाइना है, रशिया है, EU है, अपनी अपनी पॉलिसीज को सामने रखते हुए वो इन कंट्रीज के साथ, जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ अपने रवाबित पे न सिर्फ नजरसानी कर रहा होगा बल्कि वो पॉलिसी तरतीब दे रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना की बात करें तो यकीनन चाइना अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खित्ता के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहा होगा, बशमूल ईरान।
ईरान से तो वो इंपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज भी अपनी एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यकीनन चाइना के लिए बहुत अहम है। तो चाइना एक मेडिएशन का रोल प्ले कर रहा होगा। दूसरी तरफ अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया हिस्टोरिकली मिडिल ईस्ट में एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्टर रहा है, पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू और उसके बाद का जितनी भी ये तारीख है, यकीनन हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रशिया एक अहम एक्टर की सूरत में मिडिल ईस्ट में मौजूद रहा है। इस ईरान वॉर के बाद अब जब हम देख रहे हैं कि अलायंसेस में शिफ्ट आ रही है, कुछ अलायंसेस जो पहले से मौजूद थे वो कमजोर पड़ रहे हैं, नए अलायंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको एक्सप्लॉइट करेगा रशिया। कैसे करेगा? एक तरफ तो इस ईरान वॉर की वजह से रशिया की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को अलाउ किया कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करे। अब इससे होगा ये कि न सिर्फ इंडिया बल्कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से, जिससे रशिया की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। साथ में चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंगेज है मिडिल ईस्ट में इस ईरान वॉर की सूरत में, तो रशिया का फोकस यूक्रेन पे ज्यादा बढ़ रहा होगा और वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा होगा। और यकीनन ये जो सूरत हाल है रशिया के मफाद में है। अब तीसरी तरफ अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन को देखें तो यूरोपियन यूनियन एनर्जी के हवाला से डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट के ऊपर, और उनकी जो डिपेंडेंस है वो इसलिए भी उसको मलूज़े खातिर रखना ज़रूरी है कि रशिया से तो वो ऑयल या एनर्जी इंपोर्ट करने से रहे, particularly this due to Russia-Ukraine conflict. Nevertheless, मुझे इस तरह लगता है कि यूरोप क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ और इस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेशन में अपना एक मफाद देख रहा होगा और उसमें वो अपना एक रोल प्ले कर रहा होगा। तो चाहे चाइना है, रशिया है, ईयू है, अपने अपने मफादात को वो सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी तरतीब दे रहे होंगे। पर्टिकुलरली चाइना, देखिए चाइना के लिए ये जंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना एक तरफ अपनी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और वो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको एंजॉय कर रहा है, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को पे फोकस करके मजीद अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा होगा। दूसरा, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में एंगेज हो गया तो उनका फोकस साउथ चाइना सी में, चाइना का फोकस साउथ चाइना सी में ताइवान पे बढ़ जाएगा। सो चाइना के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। साथ में चीपर रेट्स के ऊपर वो ऑयल की इंपोर्ट कर रहा होगा, जो कि यकीनन उनकी इकोनॉमी के लिए एक और बढ़ावा होंगे। नेवरदिलेस, जो तीसरा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, पर्टिकुलरली एआई लेड टेक्नोलॉजीज। चाहे वो 12 डेज वॉर हो बिटवीन इजराइल और ईरान, चाहे ये वॉर जो मौजूदा जंग है जो 26 फरवरी 2026 को शुरू हुई, यूएस और इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, तो इसमें अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया और एडवांस टेक्नोलॉजीज, एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो लीडरशिप को टारगेट करने के हवाले से था, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के हवाले से था। एआई लेड टेक्नोलॉजीज ने एक अहम रोल प्ले किया। सो लीथल ऑटोनोमस वेपन्स, ड्रोन, साइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज, यकीनन इस ईरान वॉर की वजह से ये एक नई डेवलपमेंट है जो कि न सिर्फ इस मौजूदा जंग के नताइज पे इंपैक्ट डाल रही होगी, बल्कि वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो इवॉल्व कर रहा है मिडिल ईस्ट में और मुझे कहने दीजिए दुनिया भर में, सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज एक अहम रोल प्ले कर रहा होगा। और न सिर्फ बेलेग्रेंट कंट्रीज बल्कि पूरा खित्ता और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं यकीनन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे in order to incorporate AI-led technologies and these emerging and disruptive technologies into their arsenals। तो आर्म्स रेसिंग हम देख रहे होंगे कि उसके अंदर एक बहुत तेजी आ रही होगी। साथ में आप देखेंगे कि जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं दुनिया के, लाइक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इनकी मिलिटराइजेशन हो रही होगी। ये मिलिटराइजेशन इसलिए हो रही होगी कि जो कहते हैं ना कि फ्री नेविगेशन, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से इन चौक पॉइंट्स को मजीद सिक्योरिटाइज किया जा रहा होगा, मिलिटराइज किया जा रहा होगा। और जो आखिरी जो डेवलपमेंट है
जो जियो पोलिटिकल शिफ्ट है, मुझे लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या ये जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बशमूल इंटरनेशनल एक्टर्स के, लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक चाइना, हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी वीक हुई है। और ये जो डिप्लोमेसी का जो वीक होना है, यकीनन इससे बहुत ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाते हैं। दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं रोक पाई, इज़राइल हमास वॉर को नहीं रोक पाई, हज़ारों जानों का नुकसान हुआ, और अब इस ईरान वॉर को भी रोकने में रीजनल और इंटरनेशनल इदारे और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर, जैसे मैंने कहा, बशमूल यूरोपियन यूनियन और चाइना, यकीनन वो नाकाम रहे हैं। ये ख़तरा है, यकीनन ये ख़तरा है, न सिर्फ खिता के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये डिप्लोमेसी एक भरम है। अगर आप डिप्लोमेसी के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं करेंगे तो यकीनन वही होगा जो दुनिया में हो रहा है। और इतनी ज़्यादा इसकी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है, विद ईच पासिंग डे वो बढ़ रही है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर इसका इम्पैक्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट, यकीनन ये जंग किसी के मफाद में नहीं है। सो ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स जिनका आज हमने जिक्र किया, ये रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे इम्पैक्ट कर रहे होंगे, और एक नया मिडल ईस्ट आपको नज़र आ रहा होगा। एक नई जो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी लैंडस्केप है वो आपको नज़र आ रही होगी, और वो यकीनन वो खिता और दुनिया भर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। सो आपके सवालात और आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़िर हूँगा। आप यकीनन कमेंट सेक्शन में सवालात कीजिए, अपनी सजेशंस दीजिए, अपनी समझ के हवाला से अपने कमेंट शेयर कीजिए, उस पे भी हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। अगर आप समझते हैं कि मुझे किसी मौजू पे बात करनी है तो यकीनन आप सजेस्ट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के हवाला से मैं बात करूँ। सो इस पैगाम के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, सलामती के साथ रहें, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।